Hello student, welcome to our channel Political Insight. Political Insight, जहाँ पे हमने बात कर ली थी यूनिट 1 के चैप्टर 1 की। आज हम बात करेंगे यूनिट 1 के चैप्टर 2 की, जो है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। जो रहने वाली है CUET UG पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के लिए यूजफुल एंड बिल्कुल फ्री और इक्वालिटी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड सेशन। जहाँ पे हमने देख लिया था पहले हमने वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करी थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हमारे पास सिर्फ एक मात्र शक्ति USA रह गई थी, बट USA के साथ कई ऐसी पावर्स इमर्ज हो रही थी, सच एज EU एंड चाइना एंड आसियान। ये सब कॉरपोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन रहे थे, हालांकि उतने पावरफुल नहीं थे जितने USA था, बट धीरे 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 ग्रो एंड ये कॉरपोरेशन इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बन रहे थे एंड अभी हैं एंड एग्जिस्ट करते हैं। देखते हैं इनके बारे में। जहाँ पे हमने वर्ल्ड वॉर 2 देख लिया था। वर्ल्ड वॉर 2 में सिर्फ USA था जो एक सुपर पावर के जैसे इमर्ज हुआ था। इसके बाद यूरोप की कंडीशन देखेंगे। हालांकि ये वर्ल्ड वॉर सेकंड यूरोप में ही लड़ा जा रहा था, इसलिए वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटेड हो गई थी एंड पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो गया था। तो यूरोप के पास सिर्फ दो क्वेश्चन थे, या तो वो सर्वाइवल को कंटिन्यू करे या फिर अपने डेवलपमेंट पे और अपने अपनी फ्यूचर के लिए ग्रोथ के लिए वो कोई कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन बिल्ड करे। आगे देखते हैं। यूरोप के इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेक्लाइन हो गया था, तो उसको रीबिल्ड करने की काफ़ी ज़रूरत थी। जैसा कि हमने देखा ही है कि यूरोप दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, वेस्ट एंड ईस्ट। वेस्ट पे कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस था एंड ईस्ट पे था सोशलिज्म का। ये जब तक ही था जब तक USSR था। यहाँ हम देखेंगे अ, ये USA से इन्फ्लुएंस करता था और ये USSR की आइडियोलॉजी फॉलो करता था। तो हम देखेंगे जैसे कि हमने यूरोप में देखा एंड हमने जर्मनी में भी इस चीज़ को देखा है कि दो आइडियोलॉजिकली सेपरेशन था। तो हमने यूरोप के ऑप्शंस के बारे में बात करी, या तो वो लड़ सकते थे एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजिकली, या फिर वो कोऑपरेशन से ग्रो कर सकते थे एक दूसरे के साथ। और वहीं पे हमने देखा जो वेस्ट को USA लेड कर रहा था आइडियोलॉजिकली एंड वो वहाँ पर चाहता था कि वेस्ट में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को ना कोई फॉलो करे और ना वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो। तो ये कोल्ड वॉर, जैसे कि हम जानते हैं, कोल्ड वॉर एक मिलिट्री वॉर नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। इसीलिए US चाहता था कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ईस्ट के प्रभाव में ना आए। इसीलिए इसीलिए वेस्टर्न यूरोप में US ने मार्शल प्लान से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को फाइनेंशियल एड एंड रीबिल्ड करने के लिए मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस किया। एंड जो जॉर्ज मार्शल, यहाँ देखते हैं, मार्शल ने सजेस्ट किया था प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को। जो जॉर्ज मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था, सजेस्ट किया था हेनरी ट्रूमैन को फॉर फाइनेंशियल एड फॉर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और यहाँ पे हम कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम भी देखते हैं नेटो का, 1949 में बिल्ड हुआ था। आगे बात करते हैं OECC की, जो था हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 1948। यहाँ पर इकोनॉमिक एड और ट्रेड का कोऑर्डिनेशन की बात की जाती थी। वही दूसरी ओर देखे तो हम काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में बिल्ड किया गया था, जो प्रमोट करता था पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन को। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि OECC इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करता था, वहीं काउंसिल ऑफ यूरोप पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन की बात करता था। अब हम आगे देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप को।
सबसे पहले हम इसमें फेजेस की और टाइम्स की डेट्स को देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 1951 में यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पेरिस देखने को मिलती है हमें। ट्रीटी ऑफ पेरिस देखने को मिलती है जिसमें जिसमें फ्रांस, वेस्ट जर्मनी एंड इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड एंड लग्जमबर्ग, ये सब कंट्री ऐड हुए थे फॉर ECSC। इसके बाद हम देखेंगे इन्हीं सब कंट्रीज ने ट्रीटी ऑफ रोम पे साइन किए थे। ट्रीटी ऑफ रोम पे जहाँ पर टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी देखने को मिलती है हमें जो इस्टेब्लिश हुई थी। वन इज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सेकेंड वन इज यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। ये हम देखिए आगे देखेंगे टाइम लाइन के पेज को देखेंगे। 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड एंड UK जॉइन द कम्युनिटी। जो हमने ऊपर बात करी जिस कम्युनिटी के बारे में, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की जो काउंसिल यूरोप थी एंड OECD, अभी तक EU का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। कम्युनिटी की तरह यहाँ पर कम्युनिटी की तरह काम कर रही थी सभी कंट्रीज कॉर्पोरेशन के लिए। हम आगे देखेंगे 1979 में यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलते हैं हमें जहाँ पर हम इससे पहले भी हम यूरोपियन पार्लियामेंट की बात या फिर हम थोड़ा सा नज़र हमारी थोड़ी सी नज़र डालते हैं 1958 पे यूरोपियन पार्लियामेंट में, पर इसका हमारी NCERT में बस एक लाइन मेंशन की हुई है, डिटेल नहीं दिया गया, तो इसको हम सिर्फ इस रेफरेंस से पढ़ेंगे कि फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे 1979 में, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम देखेंगे 1981 में ग्रीस जॉइन द कम्युनिटी एंड हमारे पास अब 10 मेंबर्स हो गए थे इसी के, टोटल 10 मेंबर्स हम यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम मोस्ट प्रोमिनेंट डेट जिसे कहें हमको याद रखनी है, जहन में उतार लेनी है डेट, ये था शेंगन एग्रीमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे शेंगन एग्रीमेंट जो 1985 में हुआ था। और इसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग या नीदरलैंड शामिल थे। इन सब कंट्री ने ये एग्रीमेंट इसलिए किया था, क्या शो करता था, इसको देखेंगे। शेंगन एग्रीमेंट एक शेंगन एरिया था जो बात करता था नो इंटरनल बॉर्डर की। यूरोप में नो इंटरनल बॉर्डर की बात करता था। बेसिकली शेंगन एरिया है उसमें 29 कंट्रीज है। 29 कंट्रीज है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। शेंगन एग्रीमेंट और शेंगन एरिया में अभी 29 कंट्रीज है, और यहाँ पर शेंगन एग्रीमेंट के तहत ही इसी में हमको शेंगन एरिया के लिए एक शेंगन वीज़ा भी देखने को मिलता है फॉर ऑल 29 कंट्रीज। शेंगन वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो आप लेकर यूरोप की किसी भी कंट्री में फ्रीली जा सकते हैं। बात करें 1985 तक। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और डेट्स की, कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स की जो थी हमारी 1986 में। 1986 में स्पेन एंड पुर्तगाल जॉइन द कम्युनिटी। यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 मेंबर्स हो गए थे। एंड इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। एंड 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन देखने को मिलता है हमें। ये डेट्स सब याद रखेंगे, दैट्स व्हाई आई रिटन कि डेट सबको याद रहे मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ वैसे वैसे आपको इसको अपने जहन में उतार लेना है, इसीलिए
जर्मनी 1990, जर्मनी यूनिफिकेशन, क्योंकि ये डेट्स डायरेक्टली फ्रेम होती हैं फैक्चुअल क्वेश्चन में, और फैक्चुअल तो आपको याद ही होना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा कोलैप्स ऑफ सोवियत द एक्सेलरेटेड इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम 1989 तक देते हैं जर्मनी का, 1990 में देखते हैं जर्मनी यूनिफिकेशन को, वहीं पे हम 1991 में देखते हैं कोलैप्स ऑफ सोवियत दो एंड जो ईयू की, यूरोपियन कम्युनिटी की कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन को और ज़्यादा एक्सीलरेट करती है, क्योंकि वहाँ पे जो एक आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी। आगे देखेंगे फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, और उससे पहले हम बात करेंगे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डेट की। सबसे इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करेंगे 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारे पास 1992 में ट्रीटी ऑफ maastricht हुई थी। maastricht ट्रीटी देखने को मिलती है, ट्रीटी ऑफ maastricht, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रीटी ऑफ maastricht, यहीं से ईयू की स्टैब्लिशमेंट मानी जाती है, यहीं पे ईयू फॉर्म्ड हुआ था, यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली ग्रो करने में के लिए एक डेडिकेटेड कॉपरेशन था। एंड इसके बाद हम देखेंगे 1995 में, 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन joined EU. यहाँ पर देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को। पहले हम देखेंगे फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। Functions like a supranational entity, almost a nation state, has a flag, anthem, founding day, common currency। कॉमन करेंसी की बात करें, यहाँ पर कॉमन करेंसी देखें हम यूयू के लिए, तो यहाँ पर 2002 में एक कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके आगे देखेंगे हम कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी एंड पॉलिसी, ये देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। उससे पहले हम बात करेंगे, उससे पहले हम 2002 में जहाँ पर हमें सिंगल करेंसी इंट्रोड्यूस होती है, वहीं 2004 में ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइन करती हैं ईयू को, जो ज़्यादा मतलब हम 2004 में ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जब ज्वाइन करती हैं तो हम देखा जा सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुकी थी, वो उतना ग्रो नहीं कर पाई थी, इतना वेस्टर्न कंट्रीज कर पाई थी। तो रोमानिया और बुल्गारिया से दो कंट्री थी जिन्होंने ईयू को ज्वाइन किया 2007 में। जो लिस्बन ट्रीटी हुई थी, और जो 2009 में स्टैब्लिश हुई थी, केम इनटू फोर्स इन 2009, जो लिस्बन ट्रीटी थी। एंड इसके बाद हम बात करेंगे डेट्स पर की बात करें तो 2012 में ईयू को नोबेल प्राइज़ देखने को मिलता है। हालांकि ये ट्रम्प इसका सपना देख रहे थे, पर उन्हें ये नहीं मिला, ये ईयू को मिला है इसकी इंटीग्रिटी के लिए। एंड जो 2013 में क्रोएशिया इसका मेंबर बना है, 2013 में क्रोएशिया इसका मेंबर बना है, और ये 28 ईयू मेंबर बना है। लास्ट हम देखेंगे, इसी तरह हम लास्ट देखेंगे कि 2020 में ब्रिटेन ने यहाँ से एग्जिट ले लिया, यानी यूके ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया। इसके लिए 2016 में रेफरेंडम कराया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रेफरेंडम कराया गया था जिसमें 51.9% पीपल ने ईयू से एग्जिट लेने का रेफरेंडम किया था 2016 में, एंड 2020 में यूके हैज़ लेफ्ट द ईयू। ओके, अब आगे हम इसकी फीचर्स के बारे में देखते हैं। ये सब ईयू की एक्सपेंशन देखते हैं, इकोनॉमिकली देखते हैं ईयू की ग्रोथ को, जहाँ पर हम देखते हैं ईयू हमारी सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। ईयू हमारी सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है यूएसए के बाद। लार्जेस्ट इकोनॉमी 2006 भी थी जो, एंड अब ये हो गई है 12 ट्रिलियन से, 20 ट्रिलियन हो गई है। करंट की बात करें तो ये $20 ट्रिलियन हो चुकी है यूएस के बाद, यूएस $30 ट्रिलियन पे है,
एंड ईयू सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी हो गई है $20 ट्रिलियन के साथ, जो कहीं ना कहीं उसके डोमिनेंस को शो करता है इकोनॉमिकल लेवल पे। यहाँ हम देखते हैं यूएस यूरो को एक थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉलर डॉलर की डिमांड हाई है, मोस्ट पॉपुलर है डॉलर। बट हम देखें तो $1 इक्वल टू 85 to 86 रुपीज़। एंड यूरो की बात करें यूरो की बात करें तो €1 की बात करें तो 99 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईयू की फेस वैल्यू ज़्यादा है, बट सॉरी यूरो की हमारे पास फेस वैल्यू ज़्यादा है, एंड बट डॉलर से ट्रेड ज़्यादा होता है, तो इकोनॉमिकली ये स्ट्रांग है एंड फाइनेंशियली। तो इसीलिए ये यूएस थ्रेट मानता है यूरो को। और इसमें से यूरो को यूरोपियन यूनियन की 20 कंट्री आउट ऑफ 27 कंट्री ने अपनाया हुआ है, यूज़ करते हैं एंड इसको अपनी करेंसी कंसीडर करते हैं। और ये देखा भी जा सकता है कि यूरो हमारे फ्यूचर में मोस्ट पावरफुल करेंसी भी बन सकती है, डॉलर से भी ज़्यादा। पर वो तब होगा जब अगर हम यूरो में ट्रेड करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं यूरो डॉलर को भी पिछाड़ सकता है, पीछे कर सकता है। यहाँ देखेंगे ग्लोबल ट्रेड में इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यू का ग्लोबल WTO में भी इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा है। मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टर जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इसमें इस यूनियन का काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक सेक्टर एंड एक्टर भी देखने को मिलता है हमें। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देख लेते हैं यू का। यूरोपियन यूनियन इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल पॉलिसीज लाइक ईरान एंड न्यूक्लियर इशू, जहाँ पर वो बात करते हैं ग्लोबल पॉलिसीज़ के बारे में, जो जो वहाँ की डिप्लोमेसी को, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को, डायलॉग को दिखाता है। बात करें मिलिट्री पावर इंटरनल चैलेंजेस ऑफ यू, यहाँ पर हम बात करेंगे मिलिट्री पावर की, तो यूरोपियन यूनियन सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है आफ्टर यूएस। इकोनॉमिक की बात हमने किया, मिलिट्री देखते हैं, ये भी सेकंड पोजीशन पे है। एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी फ्रांस की एंड यूनाइटेड किंगडम की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसमें फ्रांस हम देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये परमानेंट मेंबर इंस्टीट्यूटेड है, जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, उसमें एक फ्रांस भी है, जो काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशन शो करता है उसकी। एंड 10 जो हमारे पास 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट है, उसमें एक हमारे पास फ्रांस भी है, जो कहीं ना कहीं वीटो पावर, फ्रांस के पास वीटो पावर भी है परमानेंट मेंबर के रूप में। तो इट्स अ गुड यूज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज, नेगोशिएशंस एंड एक्सेट्रा, जो यूएस की पॉलिसी को भी काफ़ी ना काफ़ी हद तक लिमिट करती है और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है, पावरफुल बनाती है ईयू को, रिप्रेजेंटेशन उसकी परमानेंट मेंबर के रूप में। आगे देखते हैं चैलेंजेस को, इंटरनल चैलेंजेस ऑफ ईयू देखते हैं। नो फुल्ली यूनिफाइड फॉरेन पॉलिसी, एंड ये इसका एक यहाँ पर लैक करता है ईयू, क्योंकि इसकी एक सलाह नहीं बन पाती। जहाँ पर हम देखेंगे यूके की साइड से टोनी ब्लेयर सपोर्ट करते हैं यूएस में ईरान को, वहीं जर्मनी और फ्रांस वहाँ पर अपोज करते हैं। तो ये उनका एक कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स को शो करता है, जो वहाँ पर यूके के फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। है ना, बाकी करते हैं रेजिस्टेंट टू यूरो, जहाँ पर डेनमार्क एंड स्वीडन स्वीडन रिफ्यूज़ करते हैं यूरो को अपना करेंसी फॉलो करने से। तो ये एक देखने को मिलता है चैलेंज। ना मार्गरेट थैचर अपोज डीपर इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन की बात नहीं करते हैं इतना डीपली, दैट्स वाई वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन अभी फॉर्म नहीं हो पाया, इसी कॉन्टेक्स्ट और इसी चैलेंजेस की वजह से। आगे देखेंगे। और ये था हमारा एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, विच इज़ यूरोपियन यूनियन। चैलेंजेस में हम एक चीज़ और मेंशन कर देंगे यहाँ पे। चैलेंजेस में हमें यूरो स्केप्टिज्म देखने को भी मिलता है, यूरो स्केप्टिज्म, जो यहाँ पर यूरो के लिए डाउट्स डाउट्स देता है, डाउट्स रिगार्डिंग यूरो एंड किसी एक डिसीजंस पे सबकी सलाह या फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं नहीं हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस थे, यहीं से हमारा यू पूरा होता है टॉपिक, एंड हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारे चैप्टर का, विच इज़ आशियान। तो चलिए शुरू करते हैं।
एशियन की फुल फॉर्म बारे में देखें तो इस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ध्यान देने वाली बात हमारे लिए बात ये है, टॉक अबाउट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आप साउदर्न साउदर्न एशिया में हमने चाइना देखने को मिलता है, जो इसका पार्ट नहीं है। हमें साउथ ईस्ट कंट्रीज देखनी है जो इसके पार्ट है, सच एज इंडोनेशिया, मलेशिया। एसोसिएशन के टोटल मेंबर की बात करी जाए तो इसमें 10 टोटल मेंबर्स हैं। इसमें इंक्लूडेड है इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड जैसी कंट्रीज। जानेंगे इसके बारे में, डिटेल के बारे में। आपके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म एंड इसके टोटल मेंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आइडिया दिया आपकी एनसीईआरटी में। इसके बारे में बस एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि हमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की फॉर्मेशन की जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो देखेंगे। हमारा साउथ ईस्ट एशिया किस चीज़ से सफ़र कर रहा था, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से सफ़र कर रहा था एंड कॉलोनियलिज्म से सफ़र कर रहा था, जहाँ पर यूरोपियन और जापानीज जैसी कॉलोनी थी। एंड साउथ आशियन की बात की जाए तो आशियन फॉलोस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आइडियोलॉजी। वो ना ही अ, ना ही यूएसए की कैपिटलिज्म की, ना यूएसएसआर की प्योरली सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहता था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 जो इंडिपेंडेंस कंट्रीज थी, जो कॉलोनियल पावर से इंडिपेंडेंस हुई थी, उनकी इकोनॉमी पुअर थी एंड वहाँ पर पोवर्टी थी, वहाँ पर लैक ऑफ डेवलपमेंट था। इसीलिए उन्होंने ना ही कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया, ना ही सोशलिज्म को। उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जिन्हें इंडिपेंडेंस मिली, उन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को प्रोनाउंस करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे प्रोनाउंस करते हैं, जहाँ पर ये मेजर प्रॉब्लम्स थी। बात तो आगे देखते हैं इसके बारे में। पोस्ट वॉर चैलेंजेस देखते हैं, वहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या चैलेंजेस थे जो आसियान फेस करने पड़ रहे थे। वहाँ पर नेशन बिल्डिंग की चैलेंज था एंड पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस थी, जो मैंने मेंशन की यहाँ पे। एंड प्रेशर ऑफ कोल्ड वॉर था, आइडियोलॉजिकल प्रेशर था जो आगे देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आसियान देखते हैं। जैसा कि हमने इसके बाद टोटल मेंबर्स के बारे में बात करी, नेशन थॉट्स के बारे में बात करी कि वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस थे, हम देखेंगे उसके एस्टैब्लिशमेंट और फॉर्मेशन को देखेंगे। देखेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस फॉर्म इन 1967, बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये हमें याद होना चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आसियान का फॉर्मेशन किस डिक्लेरेशन पे हुआ, विच इज बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967। फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कंट्रीज थी, ये 5 कंट्रीज थी जो इसकी फाउंडिंग मेंबर्स थी। एंड बाद में इसमें ज्वाइन किया ब्रुनेई ने, वियतनाम ने, लाओस ने, म्यांमार ने, कंबोडिया ने। हम टोटल 10 कंट्रीज थी, जैसे कि मैं। और ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आती थी, जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंडिपेंडेंस हुई थी। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनके अंदर टीम वर्क जैसे जैसे आइडियोलॉजी में देखने को मिलती है, जो टीम वर्क में काम करना चाहती थी और इंटेग्रिटी फॉलो करना चाहती थी। देखेंगे जहाँ पर बैंकॉक डिक्लेरेशन में आसियान का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पर ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ये एक आसियान का एक ओन ग्रुप था, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। अलाइनमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट जैसे आइडिया को फॉलो करता था। हमने ये भी देखा कि इसकी फॉर्मेशन में कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, वो थे इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल कल्चरल डेवलपमेंट।
प्रमोट करती थी रीजनल पीस को एंड स्टेबिलिटी को एंड रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी। जिसमें 10 मेंबर्स थे। यहाँ पर हम देखें तो आसियान इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। बाय आसियान की अप्रोच एंड ईयू की अप्रोच में एक मेजर चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि हमने ईयू में देखा, इट्स अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रा नेशनल सुप्रा नेशनल सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज की ग्रुप ऑफ कंट्री की सुप्रीम पावर पे अथॉरिटी को एक सोवर्निटी ट्रांजिशन की सोवर्निटी ट्रांसफर की पावर को इंडिकेट करता था सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बट आसियान में ऐसा नहीं था। आसियान में हम सोवर्निटी या डिसीजन मेकिंग राइट्स थे। इसमें अपनी सबकी सोवर्निटी को रिस्पेक्ट दी गई थी। सोवर्निटी सोवर्निटी को रिस्पेक्ट दी गई थी एंड वहाँ पर डिसीजन मेकिंग राइट्स को तवज्जो दी जाती थी। चाहे वो कोई सा भी किसी भी व्यूज पे, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग राइट्स दिए गए थे आसियान में। इसे हम आसियान वे भी कहते हैं, जो आसियान के काम करने की इंडिकेट करता है। आसियान वे से हम आसियान वे कहते हैं, जो एक इनफॉर्मल एंड नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच है हमारे लिए। और जैसे कि हम ईयू में देखने को मिलता है, हमें ईयू में एक कॉमन करेंसी देखने को मिलती है एंड वहाँ पर हमें उसकी पार्लियामेंट देखने को मिलती है। बट आसियान में ऐसा नहीं था। आसियान में कोई कॉमन करेंसी नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है। यहाँ पर कोई पार्लियामेंट हमें नहीं देखने को मिलती है ईयू की तरह, ना ही कोई संविधान देखने को मिलता है। यहाँ पर सबकी सोवेरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाती है, सबके सिटीजन इक्वली इक्वली तवज्जो दी जाती है। यहाँ कहीं तो ये इसके काम करने का तरीका दिखाता है, इसके आसियान वे के अप्रोच को इंडिकेट करता है। देखेंगे वो किस पे सबसे ज़्यादा जोर देता है, एम्फसाइजेस ऑन इसके डायलॉग्स पे, कॉपरेशन पे, नॉन इंटरफेरेंस पे एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी पे। है कि यहाँ पर ये एक इनफॉर्मल, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेशन की तरह काम करता है। वहीं पे जो ईयू है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, एक्ट एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम आसियान में देखें तो नो कन्फ्रंटेशन होता है, कॉपरेशन है, कंसेंसस होता है, जहाँ पर किसी एक कंट्री की सलाह सब कंट्रीज के एग्रीमेंट पर एंड डिसएग्रीमेंट पर डिपेंड करती है। जहाँ पर सबकी सहमति भी ज़रूरी होती है किसी भी डिसीजंस के लिए। ये देखते हैं, जिसे हम आसियान वे कहते हैं। ये देखते हैं कम्युनिटी फॉर्म। आसियान वे की हमने बात करी, इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा आसियान साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूएस, ईयू और जापान के बाद आसियान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फोर्थ पोजीशन पे बात करते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी फॉर्मेशन की बात करी जाए तो हमें आसियान कम्युनिटी लॉन्च देखी है 2003 में, बट इससे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है 1994 में हमें आसियान रीजनल फोरम की स्टैब्लिशमेंट देखने को मिलती है। आसियान रीजनल फोरम, यहाँ पर 1994 के बाद हमें आसियान कम्युनिटी लॉन्च हुई थी, जिसके 3 पिलर्स थे। एक था सिक्योरिटी एंड फर्स्ट था हमारे पास सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड थी हमारे पास इकोनॉमिक्स कम्युनिटी एंड थर्ड थी सोशियो कल्चर कम्युनिटी। इन तीनों कम्युनिटी की बात की जाए, स्पेसिफिकेशन क्या थी, वैल्यूज क्या थी। सिक्योरिटी कम्युनिटी बात करती थी बाउंड्री 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 डिस्प्यूट्स बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करना विद टॉक्स। यहाँ पर बात की जाती थी कि बाउंड्री डिस्प्यूट को सबकी सलाह से, सबके एग्रीमेंट से सॉल्व किया जाए मैटर को। इकोनॉमिक में हम बात करेंगे कॉमन मार्केट की, यहाँ पर बात करेंगे कॉमन मार्केट की एंड फ्री ट्रेड की एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की बात यहाँ पर की जाती थी। एंड थर्ड वन इज सोशियो कल्चर कम्युनिटी, which is emphasizes on
to develop society and culture, to develop society and culture and respect for each other and each culture and society and integrity, develop society and culture. आसियान कम्युनिटी की बात करें, आगे देखते हैं। आसियान सिक्योरिटी इकोनॉमी एंड ग्लोबल रोल के रूप में देखते हैं आसियान को। एशियन सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो आशियन रीजनल फॉर्म हमने देखा 94 में, जो हमने देखा पर बात की पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, नो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की, न्यूट्रलिटी एंड कॉर्पोरेशन की। हम बात करेंगे एशियन इकोनॉमिक रोल की, तो फास्ट एंड ग्रोइंग रीजनल इकोनॉमी हमने देखी ऊपर। आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एम्स देखे हमने, जो कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस की बात करते हैं, फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेबर सर्विसेज की बात करते हैं, ट्रेड विद टॉक्स की बात करते हैं, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो चाइना हो, पीसफुली मेंटेन करते हैं तीनों कम्युनिटी को एंड सस्टेन करते हैं। आगे देखते हैं आसियान की ग्लोबल इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। देखते हैं विजन 2020 इसके ग्लोबल विजन को दिखाता है, जो आउटवर्ड लुकिंग ग्लोबल रोल को दिखाता है, वो आउटवर्ड लुकिंग ग्रुप को दिखाता है एंड सॉल्व रीजनल डिस्प्यूट्स की बात भी करता है विजन 2020। जैसे कि हम रिसेंट टाइम में देख ही सकते हैं, जो कम्बोडिया के इशू सॉल्व हुआ एंड इस टर्मल क्राइसिस में भी आसियान ने अपना रोल मेजरली एंड इम्पोर्टेंटली शो किया है, इंटरेस्ट शो किया है अपना। ये देखेंगे इंडियन आसियान रिलेशन की, जहाँ पर इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, इंडिया है वो आसियान का पार्ट नहीं है। तो इंडिया और आसियान के रिलेशन के बारे में जैसे कि हम देख सकते हैं, कोल्ड वॉर के टाइम, कोल्ड वॉर के टाइम आसियान की कंट्रीज पे इंडिया ने इतना अपना ध्यान वहाँ की तरफ, रुझान वहाँ की तरफ नहीं था। वो देखते हैं इनिशियली लिमिटेड फोकस था, इतने अच्छे रिलेशन हम बिल्ड कर नहीं पाए आसियान के साथ कह सकते हैं। इसलिए हम 1990 में लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने रिलेशन को बिल्ड करने के लिए एंड जिससे जिसे आज हम 2014 में इंट्रोड्यूस करते हैं दोबारा एक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी से। ये मेजर रहने वाला है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमने डिस्कस भी किया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो हमारे ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट रोल शो करती है आसियन कंट्रीज के साथ। हमारा आसियन आसियन जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हमारे सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल व्यू से, जहाँ पर हम फ्री ट्रेड करते हैं आसियन से। फ्री ट्रेड भी हम कर पाते हैं आसियन की कंट्रीज से, जैसे चाहे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जो हमें बायलैटरल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की ओर ले जाता है। मलेशिया के साथ मलेशिया के साथ एंड सिंगापुर के साथ एंड थाईलैंड के साथ, इन तीनों ही कंट्रीज के साथ हमारे प्रोमिनेंट रिलेशन है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। अ, अ, जहाँ पर से हमें यह पता भी लगता है कि आसियान कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। तो ये था पूरा ओवरव्यू आसियान के लिए। आगे देखेंगे, ये देखेंगे हम बारे में, ये देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिस चाइना राइज इकोनॉमिक पावर। जैसे कि हम जानते हैं, जहाँ पर हमने आसियान के बारे में बात की, जो साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन था या फिर कंट्रीज के बारे में बात की, वहाँ पर चाइना एक्सक्लूड था और वहाँ पर हम चाइना की बात करेंगे अब। तो सिचुएटेड है साउदर्न एशिया में, जियो पोलिटिकली चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, चाहे वो ट्रेड में हो चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे उसकी आइडियोलॉजी को लेकर हो। देखते हैं राइज एज अ इकोनॉमिक पावर, इसका अर्ली फेज देखते हैं 1949 टू 1970s। चाइना स्टेब्लिश इन 1949, जानते हैं कम्युनिस्ट मॉडल वहाँ पर फॉलो होता था, सोवियत स्टाइल इकोनॉमी थी वहाँ पे, यहाँ पे जिसके जिसके फीचर्स स्टेट का कंट्रोल था, इंडस्ट्रियल फोकस था, लिमिटेड फॉरेन ट्रेड था। तो ये देखते हैं, यहाँ पर हम देखने को मिलती है
पर हमें देखने को प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है अर्ली इकोनॉमी में। यहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम थी, हाई पॉपुलेशन थी एंड स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था एंड वीक फॉरेन ट्रेड। ह्यूज पॉपुलेशन, लार्ज लैंड मासेस एंड इनफ रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सब की चाइना को काफ़ी ज़्यादा नीड थी अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हमने देखा था माओ जेडोंग का, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना था एंड वो फॉलो करता था चाइना यूएसएसआर के मॉडल को, बट ये सब प्रॉब्लम थी। इसके बाद 1978 में चाइना ने कुछ रिफॉर्म किए जिससे चाइना की इकोनॉमी फिर से फास्ट ग्रो करना शुरू हुआ एंड ये देखा भी जा सकता है यहाँ पर रिफॉर्म स्टार्ट किए। देखा जा सकता है कि बाय 2040 चाइना इन यूएसए को सरपास कर सकती है इन्हीं रिफॉर्म से। जैसे कि हम देखते हैं कि चाइना ने कम्युनिस्ट मॉडल को फॉलो कर रखा था, अडॉप्ट कर रखा था, बट वहाँ पर इस मॉडल से वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा डेक्लाइन था। फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पर नहीं होता था, कुछ इंपोर्ट नहीं करते थे, इंपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होता था एंड वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर जोर देते थे, इससे फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी लो था वहाँ का। इसके बाद चाइना एक एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिच कंट्री, जो वहाँ के एग्रीकल्चर शिफ्ट से एग्रीकल्चर इनकम से वहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, वहाँ की इनकम से शिफ्ट किया गया, इन्वेस्ट किया गया। जैसे जैसे वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही थी 2.3% से एंड वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही थी, पर ये ग्रोथ सफिशिएंट नहीं था। तो चाइना को ये भी डर था कि कम्युनिस्ट मॉडल की तरह कहीं हमारा भी डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, कहीं हम भी उस आइडिया के साथ फेल ना हो जाए, इसीलिए हमने 17 में चाइना के रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। और वो इस बट वो यूएसएसआर जैसा रेडिकल या फिर शॉक थेरेपी को नहीं अपनाता है चाइना। चाइना धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करता है, डेवलप करता है, वो फेल नहीं होता है। देखेंगे वहाँ पर वो बोल्ड स्टेप लेता है 1970 में कैपिटलिज्म के लिए। 1970 में 1970 में रिलेशन यूएसए के साथ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जोइयन लाई जोइयन लाई 4 मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। 1973 में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक, मिलिट्री। वहीं 1978 में रिफॉर्म्स चाइना के लिए किए जाते हैं, वो उसको कहा जाता है डोर पॉलिसी। ये ओपन डोर पॉलिसी लाई गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी टेंग जाओपियांग ने। 78 में ओपन डोर पॉलिसी की बात करी हमने। इसके बाद चाइना धीरे धीरे डेवलप्ड होता गया एंड 1982 में वहाँ का एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ा, एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया गया प्राइवेटाइज किया गया एंड 1998 में विच इज़ माय बर्थ ईयर, 1998 में इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज हुई, जो वहाँ की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई। वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर्म किए गए, बेसिकली SEZ इसको कहा जाता है, जिसमें नो टैक्सेस, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं होता क्योंकि मेन पर्पस होता है SEZ अट्रैक्ट करती है फॉरेन कंपनीज को यहाँ पर टैक्स नहीं देखने को मिलता है हमें। इस पूरे स्ट्रक्चर से चाइना के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जो वहाँ की रूरल इनकम को भी बढ़ाता है एंड फिर जो सेविंग बढ़ाता है। सेविंग के बाद रूरल इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई, तो वहाँ पर रूरल इंडस्ट्री डेवलप के बाद फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा चाइना में चाइना में चाइना में सब इन्वेस्ट करना चाहते थे, वहाँ की FDI भी ग्रोथ हुई एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 2001 में चाइना ने WTO को ज्वाइन किया। चाइना ज्वाइन WTO इन 2001 में, ये हमें याद रखना है। ओवरऑल ग्रेट ग्रोथ वाज ग्रेट बट नॉट एवरीवन गॉट द बेनिफिट। इस मेजर चेंजेस की वजह से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला, बट इसके कुछ फ्लोज भी थे, वो हम देखेंगे।
यहाँ पे हमने बात की इंडस्ट्रीज़ की, उनकी प्रोडक्शन की एंड इसकी ग्रोथ की। वहीं पे ऐसे कुछ बेनिफिट्स हैं जो सबको तक नहीं पहुँच पाए थे। वहाँ पर एक मेन इशू था, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थी। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है एंड वर्किंग कंडीशंस भी पुअर थी। वर्किंग कंडीशन इज़ ऑल्सो पुअर। वर्किंग कंडीशंस आर ऑल्सो पुअर। एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमको देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी वहाँ पर हमको देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज रिफॉर्म्स की वजह से। एंड वहाँ पर एक इनइक्वालिटी भी फॉर्म हो गई थी जो रूरल एंड अर्बन के बीच में डिवाइड हो गई थी। रूरल एंड अर्बन के बीच में डिवाइड हो गई थी। एंड एक दूसरी तरफ ये एक अनइक्वालिटी देखने को मिलती है जो कोस्टल एंड इनलैंड के बीच में हमको देखने को मिलती है। वहाँ पर करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो गया था। करप्शन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। जैसे वहाँ का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, वहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़ा था। एंड इसके बावजूद चाइना एक इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज हो रहा था, जो काफ़ी सारी कंट्रीज के लिए काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था, जैज यूके, रशिया एंड यूएस। एंड इसके चाइना के ट्रेड पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे थे एंड इसके साथ रिलेशंस को पॉजिटिवली शिफ्ट कर रहे थे, जैसे यूएस, आसियान, रशिया एंड जापान। ये देखते हैं, इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस को देखते हैं। यहाँ पर इंडिया चाइना के रिलेशन की बात कर लेते हैं। इस पीपीटी में ऐड नहीं हो पाया, इसको यहीं डिस्कस करते हैं। बात करते हैं इंडिया चाइना के रिलेशन की बिफोर वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। बात करते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, दोनों ही पावरफुल थे एशिया में। बट इंडिया एंड चाइना का इंटरेक्शन काफ़ी कम हुआ था। इंडिया एंड चाइना का इंटरेक्शन काफ़ी कम हुआ था एंड और फैमिलैरिटी भी कम देखने को मिलती है। अ, यहाँ पर देखे जाए तो ट्वेंटी ट्वेंटी सेंचुरी तक चाइना एंड इंडिया जब कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे से, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इन दोनों को अपने रिलेशंस को डिस्क्राइब करने में, इंट्रोड्यूस करने में एंड इवॉल्व करने में एंड फॉरेन पॉलिसी को डील करने में एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जैसे कि हम देख ही सकते हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंट 1947 में, हम चाइना इंडिपेंडेंट हुआ 1949 में, जहाँ पर हम हिंदी चीनी भाई भाई को हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हमें देखने को मिलता है। हिंदी चीनी भाई भाई स्लोगन आपने सुना ही होगा काफ़ी बार। बट 1962 ये इंडिया चाइना वॉर ने टेंशन को बढ़ा दिया, जहाँ पर उनका मेन कंसर्न था तिब्बत, जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसके कारण हमें वॉर को फेस करना पड़ा। एंड चाइना का अक्साई चीन हो एंड चाहे चीन का बात हो, फिर ग्लेशियर की बात हो या मैकलाइन की बात हो, ये सब जो ये सब जो ये सब इश्यूज इंडिया एंड चाइना के डिस्प्यूट एरिया के मेजर कंसर्न है। जहाँ पर हम देखते हैं 1962 में इंडिया लॉस्ट, हमें फीलिंग ऑफ डिफीट एंड फीलिंग ऑफ सॉरो देखने को मिलती है 1962 के वॉर में लॉस करने के बाद, जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ज़्यादा वर्स्ट करता है। एंड 76 तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलती है चाइना एंड इंडिया के रिलेशंस में। बट 1917 के बाद 1970s में आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आता है। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट यहाँ पर होता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, जहाँ पर हमारे रिलेशन इम्प्रूव होते हैं एंड डिस्प्यूट डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं विद टॉक्स। एंड 1981 में बात करें तो 1981 में चाइना एंड इंडिया ने बात करनी शुरू कर दी थी बॉर्डर इश्यूज़ के बारे में। टॉक स्टार्टेड ऑन बॉर्डर इश्यूज़ एंड यहाँ इसी इसी टॉक्स के बाद हमें बॉर्डर पे पीस मेंटेन देखने को मिलती है।
पीस एट बॉर्डर देखने को मिलती है। एंड इंडिया चाइना का ट्रेड भी इंक्रीज होता है मेजरली, जो 1992 में 33 $338 मिलियन देखने को मिलता है। जो रिसेंट की बात करें तो 2024 से 2025 के बीच में ये मेजरली हमें देखने को मिलता है 125 बिलियन। तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट रिकवरी हुई हमारे इकोनॉमिकल वे में, जहाँ पर हम देखें कि WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी फैमिलैरिटी देखने को मिलती है। दोनों ही पॉलिटिक्स में दोनों ही एक दूसरे के कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को फेवर करते हैं पॉलिटिक्स में, चाहे वो इंडिया हो एंड वो चाइना हो। WTO में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है WTO में। बट मेजर कंसर्न इज, देखते हैं मेजर कंसर्न क्या है हमारा। मेजर कंसर्न देखने को मिलते हैं। मेजर कंसर्न से पहले हम एक और प्रोमिनेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। हमारे रिलेशन का चेंजिंग पॉइंट था 1988 का, राजीव गांधी विजिट का। राजीव गांधी विजिट करते हैं चाइना में एट द इन्विटेशन ऑफ प्रीमियर लीपेंग के लिए, जहाँ पर बॉर्डर टॉक्स के बारे में बात होती है, मिलिट्री कॉर्पोरेशन की बात में बात होती है, लीडर विजिट की बात होती है। बट हम कंसर्न देखने वाले थे, चैलेंजेस देखने वाले थे वो इंडिया एंड चाइना के। तो वो था चाइना का ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को सपोर्ट करना, अ, चाइना का, एंड मिलिट्री रिलेशन बिल्ड करना बांग्लादेश के साथ एंड म्यांमार के साथ, मिलिट्री रिलेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार, एंड चाइना का ग्लोबल लेवल पाकिस्तान को सपोर्ट करना। ये हमारे इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगेंस्ट है, इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट शो करता है। जहाँ पर इंडिया UN में नो टेररिज्म को काउंटर करता है पाकिस्तान के खिलाफ, जहाँ पर UN में इंडिया टेररिज्म के खिलाफ काउंटर करता है, नो टेररिज्म की बात करता है UN। एंड कहीं पे कहीं पे चाइना पाकिस्तान को फेवर देता है टेररिज्म की बात में, और मेजर चीज़ों पे चाइना के थॉट्स को फॉलो करता है, तो चाइना के रिलेशंस के साथ अपने पॉजिटिव थॉट्स को बिल्ड करता है। एंड एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक दौर भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम रहा है, एक मेजर कंसर्न रहा है कि ये पीओ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, जो मेजर कंसर्न है इंडिया एंड चाइना के बीच में। रिसेंट ईयर्स में ये बॉर्डर डिस्प्यूट हमें देखने को मिलते हैं। मैं बात करी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, जो हमारा मेजर कंसर्न है, जो POK से पास होता है, दैट्स वाई इंडिया का कंसर्न मेजर कंसर्न है ये। अ, तो ये इसी इसी इन कुछ मामलों के लिए, इन्हीं सब कंसर्न पे इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस में मेजर कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। सो आई होप सबको समझ आया होगा। ये थे हमारे सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स। इसमें हमने चाइना के राइस की बात करी, इकोनॉमिकल राइस की बात करी, यूरोपियन यूनियन की बात करी, एंड हमने बात करी आशियान्स के कॉर्पोरेशन की, आशियान वे की। आई होप सबको समझ आया होगा। एंड मेजर डेट जो मैंने यूरोपियन यूनियन के बारे में टाइमलाइन को मेंशन किया है वहाँ पर रिटन फॉर्म में, वहाँ पर साथ के साथ आपको विजुअलाइज और उसको ज़हन में ज़रूर उतार लेना है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट वहीं से फ्रेम होते हैं, फैक्चुअल या फिर मैथ्स द फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इसको एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना आप इस क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इसको लाइक कर सकते हैं। इसी एनर्जी के साथ यानी इसी क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको हम यहाँ पर इंडिविजुअल चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे डे बाय डे। यहाँ पर एक डे 1 पे होगा हमारा ऑल्टरनेटिव डे पे होगा हमारा कंटेंट, एंड सेकंड ऑल्टरनेटिव डे पर होगा हमारा MCQ की प्रैक्टिस प्लस PYQs। तो होपफुली आपने सबने सब्सक्राइब कर लिया हो क्वालिटी कंटेंट के लिए। हम यहाँ से आपको एक भी पेनी, हम भी डोंट वांट एनी पेनी फ्रॉम यू गाइस। हम ये चाहते हैं आप चैनल को ग्रो करने में मदद करें, क्योंकि आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इस चैप्टर्स को पढ़ाने का है, इसको काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज देके आपको सबको कूल बनाया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड योर क्वालिटी कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो CUT UG की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर बेस सुपर स्ट्रक्चर की ओर जाएंगे, चाहे वो CUT UG हो, PG हो, UGC नेट हो, DSS भी हो। आपको उसको इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करने को मिल सकती है उसके बेस को।
काफ़ी एफिशिएंट हो सकता है। तो यहाँ पर सब प्रोवाइड करवाया जाएगा और बेस्ड सुपर स्ट्रक्चर जो जिसकी बात मार्क्स करते हैं। तो गाइस चैनल को ग्रो कराने में आप मदद कर सकते हैं मेरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेहा बॉल दिस साइड। Goodbye. Keep studying. Stay focused. Stay connected.